आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश की ऐसी शख्सियत जिसने पत्रकारिता के फील्ड में अपने नाम के झंडे गाड़े हैं और पत्रकारिता के हर आयाम में काम किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे भी उनका नाम चलता है, जिन्होंने टीचर की नौकरी छोड़कर पत्रकारिता के फील्ड को चुना। हम बात कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश पाठक जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर नेशन मिरर में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, पत्रकारिता क्या है? देखिए, पत्रकारिता है देश को सूचनाओं से लबरेज करना, समाज को हर वो बात बताना जिसे कोई छुपाना चाहता हो। पत्रकारिता का अर्थ ये है कि जनपक्षधरता, यानी सत्ता जिन बातों को, जिन तथ्यों को, जिन सूचनाओं को छुपाना चाहती है वो खबर है। खबर पहुंचाना पत्रकारिता है। देश के लोगों, नागरिकों, समाज, इन सब के हक में काम करना पत्रकारिता है। क्योंकि सरकार के पास तो अपना खुद का तंत्र है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उसकी तमाम सारी विभागीय इकाइयाँ हैं, और आज के दौर में तो मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा है जो सरकार की ठकुर स्वाती के लिए काम करता है। लेकिन वो पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का मूल धर्म है जनता का पक्ष लेना, जनता के हक में लिखना, बोलना, आवाज़ उठाना। लेकिन आज के दौर में ये संक्रमण काल है पत्रकारिता का। पत्रकारिता भी अपने मूल धर्म को नहीं निभा पा रही है। फिर भी ये गर्व की बात है कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा पत्रकारिता का, मीडिया का, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या तीसरा और जोड़ लीजिए डिजिटल मीडियम हो, सब अपना अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। इसलिए आज भी लोकतंत्र और संविधान के लिए जो सबसे बड़े रक्षक के रूप में जाने जाने वाली इकाई है वो पत्रकारिता है। देश का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, लेकिन आज का, अभी आपने बोला कि अपने जो कर्तव्य है वो पत्रकार या मीडिया के जो पर्सनैलिटीज़ है वो नहीं निभा पा रहे, ऐसा क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पत्रकारिता का धर्म है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्यों नहीं निभा पा रहे हैं इसके पीछे दो कारण हैं। सब नहीं निभा पा रहे ऐसा नहीं कह सकते। मैंने शुरू में ही कहा कि एक बड़ा हिस्सा आज भी अपना फ़र्ज अदा कर रहा है, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उसमें दो कारण हो सकते हैं। एक है लोभ, लालच, स्वार्थ। दूसरा कारण है भय, डर। एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सरकार से, सत्ता से, औद्योगिक जगत से, कारोबारी जगत से अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है। उसके अपने लोभ हैं, उसके अपने लालच हैं, उसके अपने व्यावसायिक हित हैं। आज भी इस देश में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है मीडिया का कि जो मालिकान दूसरे धंधों में भी लिप्त हैं, जिनके मालिकान ऐसे हैं जिनके दूसरे कारोबार भी हैं। इसलिए उन्हें मजबूरी में अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सरकार के पक्ष में लिखना बोलना पड़ता है। एक हिस्सा ऐसा भी हो सकता है जो डर के कारण, सरकार से डर है, उन्हें लगता है कि कानून के जरिए, बेजा इस्तेमाल के जरिए, कानून के एजेंसियों के जरिए उनका अहित किया जा सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बहुत सारे लोग इस डर के कारण भी जनता को असली बात, वास्तविक तथ्य, सच्ची सूचनाएं नहीं परोस रहे हैं। तो ये सब लोग जनद्रोह कर रहे हैं। पत्रकारिता के साथ तो द्रोह कर ही रहे हैं, ये जनता के साथ भी द्रोह का काम है। जी, ऐसा हमेशा सुनने में आता है कि जिसकी सरकार उसका मीडिया। इस वाक्य के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अब ज़्यादा कहा जाने लगा है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, ऐसा पहले नहीं होता आया। आज नरेंद्र मोदी या बीजेपी सत्ता में है तभी ऐसा हो रहा है। हाँ, प्रतिशत बढ़ गया है। जिसकी सरकार उसका मीडिया, इससे पहले तो इसलिए नहीं कह सकते कि 2004 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। आप बताइए, एक भी ऐसी खबर, एक भी ऐसी अनियमितता, एक भी ऐसी रिपोर्ट जो सरकार के खिलाफ थी उसे अखबार या मीडिया ने न छापा हो। मैं खुद उस दौर में नवभारत और नई दुनिया जैसे अखबारों का संपादक रहा। कोई भी खबर, सीएजी की रिपोर्ट आती थी मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ, किसी मंत्रालय के खिलाफ, हम लोग खबर छापते थे, संपादकीय लिखते थे, टीवी पर डिबेट होती थी। सरकार के खिलाफ जब आंदोलन चलते थे, चाहे निर्भया वाला मामला हो, चाहे बाबा रामदेव का आंदोलन हो, कोई भी जन आंदोलन हो, मीडिया उन्हें पर्याप्त स्थान देता था। तब तो कोई नहीं कह सकता था कि जिसकी सरकार उसका मीडिया। आज लेकिन ऐसा है कि सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया है।
जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उसे भांपू मीडिया कहता हूँ। वो सरकार से सवाल नहीं पूछता। आप देखिएगा डिबेट में एंकर्स, ऐसा लगता है कि सरकार के पक्ष की तरफ से उनके प्रवक्ता हैं या पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो विपक्ष के प्रवक्ता को कटघरे में खड़ा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो भी जनता को कटघरे में खड़ा कर देते हैं बजाय सरकार के। ये पत्रकारिता का काम नहीं है। आपने इससे पहले कब देखा था कि महंगाई के पक्ष में प्राइम टाइम में डिबेट चल रही हो? एक बड़े चैनल ने महंगाई बढ़ने, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के पक्ष में शो चलाया अपना, ब्लैक एंड वाइट। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? यही कारण है कि हमारा देश आज की तारीख में दुनिया में जो मीडिया की स्थिति है उसमें किस नंबर पर है। हम साल दर साल एक एक पायदान नीचे उतरते हुए नीचे पहुंचते जा रहे हैं। शायद 162वें नंबर पर पहुंच गए हम। इतना पतन मीडिया का इससे पहले कभी नहीं हुआ और इसके लिए मीडिया खुद भी जिम्मेदार है। सरकार तो है ही, सरकार में बैठे लोग तो हैं ही, लेकिन सरकार ने इतनी गुलामी करने को तो नहीं कहा होगा जितना इस वक्त मीडिया कर रहा है। इसलिए पूरे वैश्विक जगत में, दुनिया में हमारी मीडिया की जो साख है वो लगातार रसातल में जा रही है। जब आप मीडिया की फील्ड में आए उस वक्त आप एक टीचर थे, तो आपने एक ऐसी नौकरी छोड़ के आपने पत्रकारिता फील्ड को क्यों चुना जिसमें कोई आगे फ्यूचर का कुछ भरोसा नहीं होता है? क्या सोच कर आप आए? ये बहुत अच्छा सवाल है हिमानी जी। देखिए, मैं सरकारी नौकरी में था, आपने कह ही दिया, टीचर था, शिक्षक था और काफ़ी साल मैंने 6-7 साल नौकरी कर ली थी। लेकिन मैं पत्रकारिता में सरकारी नौकरी में रहते हुए आ गया था। मैं अपना, चूँकि सरकारी नौकरी में रहते हुए आप पत्रकारिता नहीं कर सकते, तो मेरा नाम खबरों में उल्टा छपता था, राकेश पाठक की जगह पाठक राकेश। तब मैं डॉक्टरेट नहीं था, डॉक्टरेट मेरी बाद में हुई। लेकिन मुझे लगा कि मुझे अगर देश और समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों के सुख दुख का भागीदार बनना है, उनका संवाहक बनना है, तो मुझे कोई एक ऐसा फील्ड चुनना चाहिए जिसमें लोगों के साथ सीधा साबका हो, लोगों से सीधा रिश्ता हो और समाज में थोड़ा सा नाम शोहरत की अभिलाषा तो रही होगी, इससे मैं इनकार नहीं करता। तो मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी और फिर पूर्णकालिक पत्रकार बना। रिपोर्टर से शुरू किया, फिर कई अखबारों में संपादक रहा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि एक सरकारी नौकरी जिसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, भविष्य बिल्कुल सुनिश्चित होता है, चाहे वो टीचर की नौकरी हो, चाहे IAS IPS की हो। सरकारी नौकरी जैसी सुरक्षित कोई नौकरी नहीं है। आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता जब तक कि आपने कोई बहुत बड़ा अपराध न कर दिया हो। इसके उलट पत्रकारिता इस देश का सबसे अनिश्चित पेशा है। इसमें कोई भरोसा नहीं कि आपका मालिक आज आपसे किस बात पर खफा हो जाए, कल आपको नौकरी छोड़नी पड़े। लेकिन आपको जोखिम तो लेना पड़ेगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो जोखिम लेना पड़ता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सरकारी नौकरी तो छोड़ी ही है, कम से कम 10 अखबारों की नौकरियां छोड़ी हैं। कई बार महीनों महीनों बेरोज़गार रहा हूँ, दूसरी नौकरी नहीं मिली है, घर बैठ गए, जीवन यापन मुश्किल हो गया, लेकिन समझौता नहीं किया। आखिर में फिर दूसरा अवसर मिला, फिर काम किया, लेकिन अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। यही वजह है कि आज भी मैं इस जोखिम के साथ काम करता हूँ। अब तो मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ, लेकिन एक बड़ा चैनल है देश का, DV लाइव, देशबंधु ग्रुप का, उसका एसोसिएट एडिटर हूँ। लेकिन अब भी कोई बंधन मेरे ऊपर नहीं है। तो ये बात सही है, आप जैसे युवाओं के लिए ये सबक की बात है। इन खतरों के साथ ही इस पत्रकारिता के फील्ड में आना है। अगर आप ये सोच कर आएँ कि इसमें बहुत पैसा है, अफराद से इसमें बहुत जल्दी नेम फेम मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत समय लगता है। नौकरी की, कैरियर की अनिश्चितता तो रहती है, लेकिन अगर आप मन लगाकर लगन के साथ काम करेंगे तो एक दिन आपको शोहरत भी मिलेगी और सम्मानजनक पैसा भी मिलेगा। आपने कहा अभी कि आप कई महीनों तक बेरोजगार भी रहे, तो आपके दिमाग में ये नहीं है कि अरे यार सरकारी नौकरी नहीं छोड़ता तो अच्छा होता, ऐसा कुछ डर? देखिए, ये विचार तो जीवन में कभी नहीं आया। जब पहली बार नौकरी छोड़ने का विचार आया, मैं नवभारत में था, मेरे गुरु हैं पत्रकारिता के, विजय दत्त श्रीधर जी, पद्मश्री हैं। उन्हें जब ये मालूम पड़ा कि मैं सरकारी नौकरी में होते हुए अखबार में काम कर रहा हूँ, उन्हें लगा कि मैं ठीक ठाक काम करता हूँ, तो उन्होंने कहा अगर तुम ज़िंदगी में नाम कमाना चाहते हो और शोहरत कमाना चाहते हो तो 2 नाव की सवारी नहीं होगी। मैंने 1 मिनट में उनसे कहा कि आप अगली बार जब आएंगे दौरे पर, वे भोपाल से ग्वालियर आते थे, तो मैं आपको सरकारी नौकरी से दिया गया त्यागपत्र सौंप दूंगा। उनके जाने के बाद मैंने
मुश्किल से एक दिन विचार किया, अगले दिन मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, फिर पलटकर नहीं देखा। आपका सवाल ये है कि क्या मैंने कभी पछतावा महसूस किया, कभी ऐसा लगा कि नौकरी नहीं छोड़ते? ऐसा मुझे जीवन में कभी नहीं लगा। ये बात सही है कि जिन दिनों नौकरी छोड़ने के बाद अगली नौकरी मिलने तक का समय काटना मुश्किल होता था, तब भी मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कोई गलत फैसला किया, क्योंकि तब तक ये आत्मविश्वास आ गया था, ये भरोसा कायम हो गया था कि नहीं, मैं इस फील्ड में अगर आया हूँ तो ठीक ठाक काम करूँगा। और मेरे काम को पहचान मिलने लगी थी समाज में। काम की पहचान की वजह से मुझे दूसरे अवसर भी मिले, एक नौकरी छोड़ी दूसरी मिली। आपको मैं गिना सकता हूँ, मैंने सांध्य समाचार ग्वालियर का एक छोटा सा इवनिंग अखबार था, वहाँ से नौकरी शुरू की थी, और उस अखबार के दफ्तर में मैं चपरासी से लेकर रिपोर्टर तक का सब काम करता था। ऑफिस की साफ़ सफाई भी कर लेता था मौके बे मौके। 150 रुपये तनख्वाह मिलती थी मात्र। शुरू में तो 2-3 महीने तनख्वाह भी नहीं मिली थी, लेकिन उसमें चूँकि सरकारी नौकरी में था तो वो तनख्वाह मिल रही थी, तो उससे तो जीवन चल रहा था। लेकिन पत्रकारिता की शुरुआत पहले तो निःशुल्क नौकरी से हुई, फिर 150 रुपये महीने से, और उसके बाद चलते चलते फिर मैंने सांध्य समाचार के बाद स्वदेश, लोक गाथा, आचरण, सांध्य वार्ता, नव प्रभात, नव भारत, नई दुनिया, प्रदेश टुडे, और उसके बाद मैं डिजिटल मीडियम में रहा हूँ। आपने 2 मीडियम बताए हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन मैं वेब पोर्टल्स में भी मैंने काम किया। एक डेडलाइन इंडिया नाम का न्यूज़ पोर्टल था, वो मैंने लॉन्च किया। फिर कर्मवीर.org, वो वेबसाइट मेरे ही पास है, अभी भी मैं चलाता हूँ। तो प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक तीनों मीडियम में काम किया। फिर भोपाल आया मैं, DNN न्यूज़ चैनल जो रीजनल न्यूज़ चैनल है उसका एडिटर इन चीफ रहा, चैनल हेड, उसका तजुर्बा भी हो गया, और अब तो मैं टेलीविज़न चैनलों के लिए ही काम करता हूँ। तो कुल मिलाकर कम से कम पूरे करियर में 10-12 नौकरियाँ छोड़ी हैं, जिनमें 5 अखबारों में तो संपादक रहा हूँ। अखबारों की लॉन्चिंग की है मैंने पहले दिन से, नवभारत की लॉन्चिंग के पहले दिन से नव प्रभात को रीलॉन्च किया, प्रदेश टुडे की लॉन्चिंग की। तो इस तरह से सांध्य वार्ता स्वदेश ग्रुप का इवनिंग अखबार था, उसको बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद 92 में स्वदेश में घटनाक्रम ऐसा हो रहा था कि लगा कि दिन का अखबार निकाला जाए, तो दिन का अखबार भी निकाला, जिनको इवनिंगर हम लोग कहते हैं, सांध्यकालीन अखबार। तो इस तरह से काम करते करते ये पछतावा कभी नहीं हुआ जीवन में। और अब तो इस उम्र में क्या सोचना, जो फैसला किया उस पर अडिग रहे। और ज़िंदगी में आमतौर पर कभी भी किसी भी फैसले के लिए मैंने पछताने का काम कभी नहीं किया, चाहे भले ही उसका कितना भी खामियाजा भुगतना पड़ा हो। जी। जब मीडिया की बात आती है तो आम जनता को लगता है एंकर होता है और रिपोर्टर होता है, इसके अलावा कैमरे के पीछे कितने लोग होते हैं, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, PCR, इनके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर जो यूनिवर्सिटीज़ है जो इसके बारे में पढ़ाती है, तो उसमें भी जितने भी युवा है आजकल के, वो भी अगर उनसे बात करें तो हमें एंकर बनना है, हमें रिपोर्टर बनना है, अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा एडिटर बनना है, इसके अलावा कोई सोचता नहीं कि क्या होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी त्रासदी हमारे माध्यम की, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, जो सामने दिखता है लोग उसी को जानते हैं। ये एक तरह से फिल्म के माध्यम की तरह है। फिल्म में आप सिर्फ हीरो हीरोइन को जानते हैं। अब आमतौर से 10-20 सालों से ऐसा होने लगा है कि लोग डायरेक्टर को भी जानने लगे हैं, लेकिन मूलतः फिल्म डायरेक्टर का माध्यम है, पर लोग जानते किस हैं? हीरो हीरोइन, कैरेक्टर आर्टिस्ट, जो भी कलाकार सामने दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है बाकी लोगों की, बाकी कितने और डिपार्टमेंट्स हैं, वीडियो एडिटिंग से लेकर ग्राफिक बनाने वाले, साउंड रिकॉर्डिंग, डबिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत। फिल्म तो बहुत ज़्यादा बड़ा माध्यम है, हमारे आपके माध्यम में भी ऐसा ही है। आप रिपोर्टिंग करके आज जा रहे हैं, अभी इसके बाद वीडियो एडिटर इसे एडिट करेगा, फिर उसको MCR PCR से अपलोड करना है, उसका थंबनेल बनाना है, हेडलाइन बनानी है, उसमें और सब हेडिंग्स क्या चलेंगी। बहुत सारा ऐसा काम है जो लोग नहीं जान पाते, पर वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट काम है। जहाँ तक सवाल ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले लोग हैं, अब तो हर यूनिवर्सिटी में इस तरह के पत्रकारिता के जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी हैं, सारे डिपार्टमेंट हैं। सिर्फ एंकरिंग का काम तो नहीं पढ़ाया जाता वहाँ पे, वीडियो एडिटिंग भी है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वहाँ तो सब लोग कर रहे हैं। इसमें ये अंतर है कि जिसकी जैसी अभिरुचि हो, जिसकी जिस काम में दिलचस्पी हो, व्यक्ति वो रास्ता चुनता है। जैसे आपको एंकरिंग पसंद है तो आपने एंकरिंग को चुन लिया, लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग भी कर रहे होते तो आपका काम कम नहीं था। कैमरे के पीछे हमारे साथी कैमरा लेकर अभी खड़े हुए हैं, उनका काम भी
इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका। अगर वे ना हो तो ये इंटरव्यू कैसे होगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे हर पेशे में हर काम का महत्व है, ऐसे ही मीडिया में हर काम का अपना महत्व है, उसकी अहमियत है। किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं माना जा सकता। ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है। हम और आप स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, लोग हमें जानते हैं, कैमरे के पीछे वाले को लोग नहीं पहचानते। पर मुझे लगता है कि हर व्यवसाय की अपनी सीमाएं होती हैं, तो इस पेशे में भी जो दूसरे काम है उनकी अपनी एक सीमा है। डॉक्टर राकेश पाठक, जिन्हें सरकार विरोधी जर्नलिस्ट भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, सरकार विरोधी तो मैं हमेशा से रहा हूँ। मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपसे कहा था कि पत्रकारिता का काम सत्ता का प्रतिपक्ष होना है, विरोधी नहीं। विरोधी और प्रतिपक्ष होने में बहुत अंतर है। जैसे आजकल जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, अभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था उन्हें प्रतिपक्षी कहना चाहिए बजाय विपक्षी दल के। वो अच्छा शब्द है। लोकसभा विधानसभा में जो लीडर अपोजिशन होते हैं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है। इसी तरह पत्रकारिता भी सत्ता का प्रतिपक्ष है। वो सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, कोई भी ऐसी इकाई जिसके पास ताकत है, चाहे वो औद्योगिक घराने हों, चाहे समाज का कोई दबंग व्यक्ति हो, कोई मठाधीश हो, उससे सवाल पूछना, ये पत्रकारिता है। और जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रतिपक्ष हो जाते हैं आप उसके पाले में नहीं हैं, उसके बाहर, उसके सामने हैं, आमने सामने हैं। मुझे सत्ता विरोधी पत्रकार माना जाता है, ये तो मेरे लिए तमगा है। अच्छी बात है ना, कोई मेरे लिए ये नहीं कहता है कि मैं सत्ता का चारण गान करने वाला हूँ, मैं गोदी मीडिया से हूँ या भोंपू मीडिया से हूँ या सत्ता का कोई समर्थक हूँ। और ये आज की बात नहीं है। मैंने शुरू में आपको बताया कि सरकार किसी की भी रही हो, चाहे राज्य में या केंद्र में है, मैंने अपनी भूमिका सत्ता के प्रतिपक्ष के रूप में ही निभाई। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं तब भी पत्रकार था। लगभग मेरा एक वीकली कॉलम छपता था, ग्वालियर नामा, नवभारत में भी, नई दुनिया में भी, संडे के दिन छपता था। शायद ही महीने में 4 इतवार में से एक आध इतवार ऐसा जाता होगा कि दिग्विजय सिंह के बारे में कोई ना कोई टीका टिप्पणी, एक पॉइंट उसमें न हो। सटायर में लिखता था, कटाक्ष में, मेरी अपनी एक शैली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का मैंने आपसे कहा 10 साल प्रधानमंत्री रहे। मैं तो चाहता हूँ कोई मेरा आलोचक, समर्थक मुझे कोई एक ऐसी खबर बता दे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, केंद्र सरकार या कांग्रेस सरकार के खिलाफ थी और मैंने न छापी हो, मैंने संपादकीय न लिखे हों। तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ मैंने विशेष संपादकीय लिखे हैं पहले पेज पे। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तब, रामदेव का आंदोलन चल रहा था तब, निर्भया का आंदोलन चल रहा था तब, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोयला घोटाला, जो विषय सामने आया, तब जो सवाल पूछने चाहिए वो सवाल हमने सरकारों से पूछे। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो या मैं राष्ट्रपति के साथ विदेश यात्रा में गया, कांग्रेस की सरकार थी, प्रतिभा पाटिल कांग्रेस की तरफ से ही राष्ट्रपति बनी थी, उनके साथ 2 देशों की यात्रा पे 10 दिन के लिए गया था। राष्ट्रपति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ऑन बोर्ड, यानी जब जहाज़ उड़ जाता है आसमान में, देश की सीमा पार करने से पहले उसको कहते हैं ऑन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। अब मोदी जी ने बंद कर दी वो चीज़ें, इससे पहले होती आई थी। और जब विदेश यात्रा ख़त्म होती तो लौटते में राष्ट्रपति पत्रकारों को बताता है कि इस यात्रा की क्या उपलब्धियां रहीं, कौन से समझौते हुए। मैंने देश की राष्ट्रपति से सवाल किए, कठोर सवाल किए, अखबार में छपे मैंने 10 दिन तक लगातार उस विदेश यात्रा में पहले पेज पर छपा। ऐसा कोई सवाल नहीं था जो मैंने महामहिम राष्ट्रपति से न पूछा हो। यही तो मेरा कर्तव्य, यही मेरा काम है। कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बन जाए, मैं इसी तरह उनसे सवाल पूछूंगा। वे अगर कोई बात ऐसी करेंगे जो लोक हित में नहीं होगी, लोकतंत्र के हित में नहीं होगी, तो ऐसे ही इतनी ही निर्ममता से लिखूंगा और बोलूँगा। वो मेरा फ़र्ज़ है, मैं पत्रकार हूँ। जब तक मैं पत्रकार हूँ मैं ये फ़र्ज़ निभाऊंगा। अगर हो सकता है जिस दिन मैं पत्रकारिता छोड़ के कोई और काम करने लगूँ, मैं राजनीति में चला जाऊँ, तो फिर मैं उस दल के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करूँगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर मेरी सत्ता विरोधी छवि है, ऐसा आपने मुझे बताया, मुझे नहीं मालूम था, अच्छी बात है। ये लगता था मुझे लोग ऐसा सोचते होंगे, पर अगर आपने भी ये सर्टिफिकेट दे दिया तो मैं इसे तमगे के रूप में यहाँ लगा लूँगा।
इतने सालों से आप पत्रकारिता में हैं, आज की पत्रकारिता और पहले की पत्रकारिता में क्या फ़र्क है? देखिए, आज की पत्रकारिता और पहले की पत्रकारिता में अंतर तो है ही, और अंतर हर युग में रहा है। आज़ादी से पहले की पत्रकारिता, आज़ादी के बाद की पत्रकारिता, नेहरू युग की पत्रकारिता, इंदिरा युग की, अटल बिहारी के युग की, मनमोहन सिंह के युग की, और आज नरेंद्र मोदी के। समय परिवर्तनकारी होता है, हर देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर चीज़ बदलती है, पत्रकारिता भी बदली। हम अगर स्वतंत्रता संग्राम के दौर की पत्रकारिता देखें तो हमारे देश के जितने बड़े महानायक हैं उनमें से ज़्यादातर लोग पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, साहित्यकार थे। गांधी जी खुद पत्रकार थे, उन्होंने अखबार निकाले, यंग इंडिया, हरिजन, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अखबार निकाले। इतने सारे ऐसे लोग हैं जो लेखक और पत्रकार थे। गणेश शंकर विद्यार्थी राजनेता भी थे, पत्रकार भी थे। बाल गंगाधर तिलक राजनेता भी थे, पत्रकार भी थे। लेकिन उस समय उनकी भूमिका क्या थी? एक विदेशी ताकत सत्ता में थी, भारत को गुलाम बना रखा था, उसके खिलाफ लिखना बोलना, चूँकि तब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तो था नहीं, सिर्फ प्रिंट था। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो पत्रकारिता के सामने अचानक एक नई चुनौती आ गई कि अब तो सत्ता भी अपनी है, ये भारत के ही लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद या बाकी सब, सरदार पटेल। अब क्या किया जाए, इनके खिलाफ कैसे खबर लिखी जाए? लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पत्रकारिता का काम सत्ता का प्रतिपक्ष होना है। थोड़े ही दिन बीते होंगे, नेहरू युग में भी सरकार से सवाल पूछने लगे लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की तमाम अनियमितताओं के बारे में खबरें छपी, मंत्रियों के इस्तीफे हुए। उसके बाद भी ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी के युग में भी ऐसा होता था, लेकिन उनके समय में आपातकाल लगा। आपातकाल की परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन उस समय अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगा, सेंसरशिप लगी। हम उसके विरोध में हैं, आज भी हम कहते हैं वो गलत था। लेकिन आज जो अघोषित सेंसरशिप है वो उससे भी बुरी है। सरकार के दबाव में जिस तरह मीडिया काम कर रहा है वो उससे भी खतरनाक। तब में और अब में जो बदलाव हुआ है, जैसा कि आपने कहा, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, इस सरकार से पहले बहुत स्पष्ट कहने की ज़रूरत है, पत्रकारिता ऐसी नहीं थी। अब वो अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुकी है, वो सत्ता की गोद में जाकर बैठ चुकी है। जो थोड़े लोग बचे हैं वही लोकतंत्र और समाज के प्रति अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। ये बदलाव चिंताजनक है, बदलाव बहुत स्पष्ट है, देश को दिखाई दे रहा है, दुनिया को दिखाई दे रहा है। लेकिन अंत में इसका नुकसान लोगों को, समाज को और देश को भी भुगतना पड़ेगा। अगर आज आपने चिंता नहीं की, अगर आज आपने इस मीडिया को सबक नहीं सिखाया, इसे खारिज नहीं किया जो सत्ता की गोद में बैठा है, तो कल आपके हक में बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आप हमेशा बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ज़िंदगी में जो सोचते हैं और जो करते हैं उसमें अगर बहुत ज़्यादा अंतर है तो आप सामने समाज की नज़र में कैसे भी बने रहें, आपको खुद आत्मिक रूप से कभी संतोष नहीं होगा। मैं हमेशा कहता आया हूँ, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, जो कहा सो किया, जीवन ऐसा जिया। चाहे पत्रकारिता हो, सार्वजनिक जीवन में, तमाम बाकी क्षेत्रों में भी मैं काम करता हूँ, खेलों के क्षेत्र में मैं सक्रिय हूँ, लिखने पढ़ने का काम भी है, 3 किताबें मेरी आ चुकी हैं, कविता संग्रह है, इतिहास की अभी एक किताब आई थी, सिंधिया और 1857। निजी ज़िंदगी में आप जिस और संकेत करना चाहते हैं, जो भी फैसला किया ऐलानिया किया है। आप शायद इस बारे में कहना चाहते हैं, मैंने दूसरी शादी की है और इस उम्र में 2-2.5 साल पहले शादी की, मेरी पहली पत्नी का निधन हो गया था। प्रेम किया जिससे, ऐलान करके शादी की उससे, कि इसमें किसी से डरने की क्या बात। कोई गलत काम तो मैं किया नहीं। हाँ, जो ज़िंदगी में गलत काम किए होंगे, अगर किए हैं तो उनका डर और भय भी होगा जीवन में। पर जिस चीज़ के प्रति, जिस उसूल, जिस सिद्धांत के प्रति मन में भाव है, निष्ठा है, तय कर लिया है कि ये काम करना है, तो फिर वो ऐलानिया तौर पे करते हैं, कहकर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। कभी ज़िंदगी में गलतियाँ हो सकती हैं, साधारण मनुष्य हूँ मैं, कोई नॉन बायोलॉजिकल तो हूँ नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरह। तो जो साधारण इंसान, साधारण मनुष्य गलतियाँ करता है, वैसी कोई भी गलती मुझसे हो सकती है। अतीत में भी हुई होंगी, वर्तमान में भी हो रही होंगी और भविष्य में भी हो सकती हैं। तो इसमें बोल्ड डिसीज़न लोगों को लगता होगा, मुझे लगता है कि ये सहज फैसला है, सहज डिसीज़न है। मुझे ये करना चाहिए
और मैं अपनी अंतरात्मा में अपने ज़मीर के साथ कोई समझौता नहीं करता। मुझे लगता है कि ये करना मेरे जीवन के लिए ठीक है, मेरे परिवार के लिए ठीक है, तो मैं उस फैसले को समाज के सामने बताकर करता हूँ। जी। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें या फिर देश की, क्योंकि आप राजनीति के बारे में ज्ञाता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो देश की राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति क्या, क्योंकि आजकल माहौल कैसा है सब जानते हैं, तो इस राजनीति के बारे में, क्योंकि हर चीज़, कुछ भी चीज़ होती, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, राजनीति हर चीज़ के बीच में आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे समाज का राजनीतिकरण इतना ज़्यादा हो चुका है कि घर के भीतर तक, ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक राजनीति पसरी हुई है। अब राजनीति से अलग रहकर, उससे विमुख होकर कोई नहीं रह सकता इस समाज में। साधारण से साधारण, गरीब, मजदूर, किसान, हम सब, कोई भी व्यक्ति समाज का राजनीति से अब परे नहीं है। लेकिन जो गलत हो रहा है वो ये है कि राजनीति में जिस तरह से सांप्रदायिकता घुस आई है, हिंदू मुस्लिम राजनीति जो घुस आई है, जाति की राजनीति जो बहुत गहरे तक बैठ गई है, वो समाज के हित में नहीं है। राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। कोई भी हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियाँ, सारे नेता कुछ लोगों को छोड़कर सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं। शालीनता, विनम्रता, सौजन्यता, आपसी सद्भाव सब खत्म कर दिया इस राजनीति ने। और इसके लिए सिर्फ राजनेता जिम्मेदार नहीं है, हम सब लोग जिम्मेदार हैं, पूरा समाज जिम्मेदार है। जब समाज अपराधियों को चुनता है, उन्हें वोट देकर विधानसभाओं, संसद और लोकसभा में भेजता है, तो जिम्मेदार वो खुद भी है। अगर आप किसी अपराधी को, किसी गैंगस्टर को, किसी जेल में बंद अपराधी को अपना नेता चुनते हैं, अपना विधायक या सांसद चुनते हैं, कल वो फिर कोई अपराध करता है तो उसमें आप बराबर के साझीदार हैं। लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ये अच्छे संकेत नहीं हैं। हमारे देश की राजनीति बहुत साफ़ सुथरी राजनीति रही है। हमेशा थोड़े बहुत गलत तो तत्व हमेशा रहे, जैसा समाज है वैसी राजनीति है। इसलिए सिर्फ राजनीति को कोसना भी ठीक नहीं है। जैसे हम हैं वैसे हमारे नेता हैं, वैसी हमारी राजनीति है। जैसा हमारा समाज है वैसी विधानसभाएँ हैं, वैसी लोकसभा और राज्यसभा है। लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है। तत्काल इस पर समाज को सोचना चाहिए कि हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है। टेलीविज़न चैनलों पर नेताओं की बहसों से लेकर सड़कों पर, रैलियों में, आम सभाओं में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, चुनाव के दौरान जिस तरह की गिरावट राजनीति में देखने में आती है, वो बेहद चिंताजनक है। न केवल राजनेताओं को बल्कि समाज को और मीडिया को भी, पत्रकारिता के पेशे से जुड़े लोगों को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना हमारा समाज धीरे धीरे रसातल की ओर जा रहा है। एक वक्त पे प्रिंट मीडिया बहुत चलता था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, सब कुछ टीवी पे डिबेट, इंटरव्यूज़ वगैरह। अब ऐसा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग टीवी को छोड़ के सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। बड़े बड़े एंकर्स हो गए या बड़े बड़े जितने भी मीडिया के पर्सनैलिटीज़ हो गई, वो सब सोशल मीडिया पर आ गई है। तो क्या ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो ये टीवी वाला जो न्यूज़ चैनल चलते हैं, इसका भी दौर ख़त्म हो जाएगा एक दिन? देखिए, धीरे धीरे सैचुरेशन तो आता ही है। लोगों के मन में एक ठहराव आ गया है, अफर गए हैं लोग, अगर देसी भाषा में कहा जाए। इसलिए टीवी को छोड़कर अब ऑनलाइन मीडिया की तरफ आए हैं लोग। यूट्यूब चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स जिसको कहते हैं, उस सब पर लोग सक्रिय हुए हैं। इसकी एक वजह और भी है, ये थोड़ा सुविधाजनक है। थोड़ा क्या, बहुत सुविधाजनक है। टीवी देखना है तो आपको घर पर या कहीं ऐसी जगह होना होगा जहाँ टीवी लगाओ। मोबाइल आपके हाथ में है, 6 इंच की स्क्रीन है, आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, और कहीं भी हैं, ऑफिस में, दफ्तर में, गाड़ी में बैठे हैं, कहीं भी देख सकते हैं। इस मीडियम ने एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण की है वो ये की है कि चूंकि मुख्य धारा का मीडिया पूरी तरह से सरकार समर्थक हो गया था, लेकिन इस मीडियम में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो निष्पक्ष बात करने वाला है। जैसे बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो टीवी या प्रिंट मीडिया से लौट निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं, उनकी बातों में लोगों ने कुछ विश्वास हासिल किया। लोगों को लगा कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। ये तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखा रहे हैं। ये सिर्फ सरकार की ही बात नहीं कर रहे हैं, सरकार की सफलता ही नहीं बता रहे हैं,
विफलता भी बता रहे हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जब इस मीडियम पर भरोसा हो गया लोगों से तो इसका विस्तार हुआ। आप देखिए आज मिलियंस में व्यूज़ होते हैं लोगों के, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े चैनल, हमारा चैनल है DB लाइव, 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके, लाखों व्यूज़ होते हैं हर दिन। मेरे अपने कई सोलो शो हैं जिनमें 1 मिलियन तक व्यूज़ हैं। ये इसीलिए है कि लोगों को हम पर भरोसा हुआ है, आप पर भरोसा हुआ है। आज नेशन मिरर को, हिमानी जी को देखने वाले बढ़ेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं, आप सही बात बता रहे हैं, आप दूसरों की तरह नहीं हैं। अगर आप भी दूसरों जैसे हो जाएंगे तो आपको भी लोग नहीं देखेंगे, खारिज कर देंगे, क्योंकि ये फैसला करना तो दर्शक और पाठक के हाथ में है। वो जिस दिन चाहेगा अनसब्सक्राइब कर देगा आपको, आपका यूट्यूब चैनल देखना बंद कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसको। तो ये भरोसा कायम रहे, इसके लिए निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप बीच में खड़े रहें, न दाएं न बाएं, जन पक्ष में खड़े रहें, इस तरफ सत्ता हो, इस तरफ विपक्ष हो, दोनों की बात करें, दोनों से सवाल पूछें। पत्रकारिता का काम तो विपक्ष से सवाल पूछना भी है, सिर्फ सत्ता से नहीं कि विपक्ष से सवाल पूछिए ना, आप सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, आपकी नीतियाँ क्या होंगी। तो कुल मिलाकर आपका ये जो सवाल है कि ये जो मीडियम है इसके प्रति लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं, इसकी वजह यही है कि यहाँ लोगों को संपूर्णता में सूचनाएं मिल रही हैं। लेकिन इसका भी धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट आएगा, लेकिन समय लगेगा। बाकी के जो माध्यम है उसका एक खतरा जरूर मैं रेखांकित करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सोशल मीडिया के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या और भी जो होंगे, उन पर जो लोग लिख बोल रहे हैं वे सब पत्रकार नहीं हैं। सोशल मीडिया पर आने वाली हर सूचना समाचार नहीं है। सूचना और समाचार में, इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ में फ़र्क होता है। एक पत्रकार किसी सूचना को कैसे परोसेगा और एक आम आदमी कैसे परोसेगा, इसमें अंतर होता है। किसी आम आदमी के सामने सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए तो वो उसको ऐसी की ऐसी परोस देगा, लेकिन पत्रकारिता का काम है उसके कारणों तक जाना, कौन लोग पीड़ित हैं, कब हुई, कैसे हुई। पत्रकारिता की जो आपने पढ़ी हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, उसके साथ किसी सूचना को साझा करना खबर है। बिना किसी फिल्टर के कोई भी आदमी किसी सूचना को साझा कर देता है, वो खबर नहीं है। मैं जिस खतरे की ओर बात कर रहा हूँ वो ये है, लोग सोशल मीडिया पर आने वाली हर सूचना को खबर मान लेते हैं, उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, सूचना आए, आप तक आ गई है, आप उसे अवॉइड ना करें, लेकिन उसे क्रॉस चेक करें, उसकी तस्दीक अन्य माध्यमों से करें। आपको फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप का नाम नहीं ले पाया था, सबसे खतरनाक तो रक्त बीज व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है। आपके व्हाट्सएप पर जो सूचनाएं आ रही हैं उसे देख लीजिए, IT सेल की तो नहीं है, किसी भी पार्टी का IT सेल, सबके अपने अपने आजकल IT सेल है। किसने किस मंतव्य से वो सूचना आपके व्हाट्सएप पर भेजी है, उसमें सच्चाई कितनी है, क्रॉस चेक कीजिए। बहुत सारे माध्यम है, गूगल पर जाइए, बड़ी बड़ी वेबसाइट, बड़े अखबार, बड़े चैनल्स की क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये जो पथराव का वीडियो आया है सही है या गलत है, घटना भारत की है कि विदेश की है। आप रोज़ देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर बांग्लादेश, ईरान, तूरान, जाने कहाँ कहाँ के वीडियो साझा कर दिए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम नफरत वाले 100% वीडियो लगभग गलत होते हैं जब आप उनको चेक करते हैं, लेकिन तब तक वो गलत सूचना तो पहुँच चुकी होती है। इसलिए किसी भी सूचना को आगे बढ़ाने से पहले तस्दीक करें, इग्नोर कभी ना करें। अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई सूचना आई है तो उसकी उपेक्षा ना करें, उस देख लें। हो सकता है ज़िंदगी में कोई एक ऐसी खबर आपको किसी माध्यम पर मिल जाए जो आपको शोहरत की बुलंदी पर ले जाए। इसलिए हर फ़ोन, हर सूचना अटेंड करें, तस्दीक करें, फिर छापें उसको। दूरदर्शन के ज़माने की बात करें, जो वहाँ पे ऐसे टीवी के सामने जो भी था एंकर वगैरह, वो ऐसे बैठ जाते थे, खबर है, खबर पढ़ते थे। अब ऐसा नहीं, अब आपको तेज़ बोलना, एक्सप्रेशन देना, अगर कोई बोल्ड टॉपिक है तो उसके हिसाब से अलग एक्सप्रेशन देना। तो इसको कुछ लोग पुराने लोग हैं तो वो बोलते कि नहीं, दूरदर्शन का ज़माना अच्छा था। आजकल टीवी पे सिर्फ चिल्लाते हैं। आजकल बोलते हैं कि अगर सामने वाली जनता जैसी, अगर हम उनसे वैसे ही एक्सप्रेशन करके बात करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेगी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, वो दौर अलग था, कोई स्पर्धा नहीं थी, कोई कंपटीशन नहीं था, अकेला दूरदर्शन था। बाद में जब निजी क्षेत्र के टेलीविज़न चैनल आए तो उनमें आपस में स्पर्धा भी हुई,
लेकिन जो प्रस्तुतिकरण चिल्ला चोट वाला है, इस तरह से लड़ाई झगड़े वाला है, वो पत्रकारिता नहीं है। आज भी उससे अगर आप तुलना करेंगे तो जो यूट्यूब चैनल हैं बाकी, उनकी डिबेट्स देख लीजिए, उनमें तो इस तरह की कोई चीख चिल्लाहट नहीं होती। अब तो मारपीट की नौबत आ जाती है बड़े बड़े स्टूडियोज़ में, चैनल्स में। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। समाज के भीतर आवेश पैदा करना, हमेशा गुस्से में रहना, चीख चिल्ला कर एंकर का बोलना, बिल्कुल झगड़े पर उतर आना, ये पत्रकारिता काम नहीं है। कोई भी सवाल, कोई भी प्रत्युत्तर, कोई भी तर्क वितर्क आप शालीनता से भी कर सकते हैं, इसमें चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। न्यूज़ को प्रस्तुत करने में भी एंकर को बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। जब जैसी घटना है, जैसी खबर है, जैसी उसमें गुण दोष के आधार पर सूचना है, उसको वैसे प्रस्तुत करिए। मॉड्यूलेशन वो सब ठीक है, आवाज़ का उतार चढ़ाव, अगर कोई शोक की सूचना है तो आप उसको हंस के तो नहीं पढ़ सकते स्क्रीन पर, दुख की खबर है तो उसको उस तरह से पढ़ा जाएगा। मुझे लगता है इसीलिए लोग धीरे धीरे जो मुख्य धारा का मीडिया है तथाकथित, अब तो वैसे मैं कहूँ, मैं उसे मुख्य धारा का मीडिया मानता नहीं हूँ। मुख्य धारा का मीडिया तो ये यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसे समानांतर मीडिया कहते हैं, पैरेलल मीडिया। और मैं इसको ऐसे ही नहीं कहता हूँ, इसका एक मील का पत्थर साबित हुआ 4 जून, जब लोकसभा चुनाव की मतगणना थी। उस दिन, वोटों की गिनती के दिन, देश के आम चुनाव की गिनती के दिन, लोगों ने उस मीडिया को कम देखा जितना यूट्यूब चैनल्स देखे गए। डीवी लाइव का मैं उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ, तथ्य की वजह से, मैं उसमें काम करता हूँ इसलिए नहीं। 4 अक्टूबर को 10 करोड़ व्यूज़ थे डीवी लाइव पे, काउंटिंग के। किसी भी चैनल के नहीं थे, जितने बड़े चैनल्स हैं इतने व्यूज़ किसी को नहीं थे। तो ये भरोसा हुआ होगा ना, तभी तो लोग इतना देख रहे हैं। तो जो सवाल आपका है कि क्या बदलाव आया है, हम ये नहीं कह रहे कि पहले वाला जो बिल्कुल डल था वैसा ही मीडिया चलता रहे। वो अच्छा था, शालीन था, बहुत अच्छा लगता था देखने में, लेकिन समय के साथ प्रस्तुतियाँ बदलती हैं। अखबार भी तो बदल गए, अखबारों के लेआउट बदल गए। पहले के अखबार देख लीजिए, अब के देख लीजिए। कंप्यूटर के आने के बाद पेज सेटिंग में इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं। पहले तो हैंड कंपोजिंग का दौर था, मैंने तो हैंड कंपोजिंग से पत्रकारिता शुरू की थी। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, एक एक अक्षर उठाकर कंपोजिटर पेज बनाता था। आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी, वो मशीन है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वो बदलाव भी तो आया, प्रिंट में भी बदलाव आया, अखबारों के साइज़ बदल गए। पहले इतने चौड़े अखबार होते थे, नवभारत, दैनिक भास्कर, इतने लंबे चौड़े होते थे, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो गए, पढ़ने में भी सुविधा है। उसी तरह के बदलाव टेलीविज़न माध्यम में भी हो रहे हैं। संक्रमण काल है, अच्छा बुरा आता रहता है। जो बुरा होगा वो समाज की छन्नी में, समय की छन्नी में छन जाएगा, जो अच्छा होगा वो कायम रहेगा। आज की जो युवा पीढ़ी जो पत्रकारिता पढ़ रही है और आगे होके जर्नलिस्ट बनना चाहती है, अच्छा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने के लिए तो जो बड़े पत्रकार हैं वही संदेश दे सकते हैं। मैं तो बहुत साधारण विद्यार्थी हूँ। मैं उन लोगों की तरह ही, आपकी तरह, पत्रकारिता का बेहद साधारण विद्यार्थी खुद को मानता हूँ। रोज़ सीखता हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ, नई पीढ़ी से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। ख़ास तौर से ये जो डिजिटल मीडिया में, इंटरनेट का मीडियम है, सोशल मीडिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखी है मैंने। संदेश जैसा कुछ नहीं, बस एक अनुरोध, आग्रह, गुजारिश कि पत्रकारिता को लंबी रेस का घोड़ा मानकर अगर आप काम करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। अगर आप सोचेंगे बहुत जल्दी एकदम ऐसे, जिसको कहना चाहिए, अगर आप सोचें कि कोई कुरकुरा ये व्यंजन है 2 मिनट में 2 मिनट की मैगी की तरह पक जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। पूरा समय दीजिए, खूब पढ़िए, अध्ययन कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, जितना हो सके उतना अपनी खबर के साथ ईमानदार रहिए। जो सूचना आपके पास आई है उसको हर तरह से जांच कर, परख कर ही आगे बढ़ाएं। चाहे आपका चैनल हो, अखबार हो, वेब पोर्टल हो, यूट्यूब चैनल हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ईमानदारी से कोशिश करें तो कामयाब न हो। तो आज हमने डॉक्टर पाठक से जाना कि पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारों को क्या करना चाहिए, उनका धर्म क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या फ़र्क है। ऐसी और भी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने के लिए देखते रहिए नेशन मिरर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।